नमस्कार साथियों, स्वागत, अभिनंदन, आभार। आज का विषय है बहुत ही रोचक विषय, इमोशनल इंटेलिजेंस। आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करने वाले हैं। साथियों, जिंदगी में सुख भी है, दुख भी है। कभी हम बहुत प्रसन्न होते हैं, कभी हम बहुत दुखी होते हैं। कभी दुख के बादल हमारे चारों ओर मंडराते हैं। कभी हम इतना प्रसन्न होते हैं कि हमारी प्रसन्नता की कोई लिमिट नहीं होती। ये सुख दुख जो है ये चलते रहते हैं, एक चक्र है और ये चक्र चलता रहता है। दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है, और सुख दुख से मिलकर के ये जीवन बना हुआ है। सुख और दुख दोनों को मिलाकर जीवन का नाम देते हैं। सुख और दुख दोनों को मिलाकर जीवन का नाम देते हैं, और संघर्ष करे जो इनके बीच उसी को इंसान कहते हैं। संघर्ष की कहानी है ये जीवन। इसमें सुख भी है, इसमें दुख भी है। कहीं जब हम दुखी हो जाते हैं तो हमारा एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि अब हम सुखी कैसे होंगे, कैसे इस दुख से हमको निजात मिलेगा, आराम मिलेगा। और जब सुखी होते हैं तो दुख की तरफ हम सोचना बंद कर देते हैं। कुछ लोग सैड मोमेंट्स में अपने को प्रूव करते हैं, दिखाते हैं कि हम ऐसे मोमेंट्स में अपना मनोबल बनाए रखते हैं, अपनी स्पिरिट को बनाए रखते हैं, और वो नेवर डाइंग अप्रोच, वो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच उनको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। साथियों, इमोशंस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस वो इमोशंस होते हैं जो हमेशा से ही हमारा मार्गदर्शन या हमारे अंदर एक ऊर्जा भर देते हैं। पॉजिटिव इमोशंस हर आदमी चाहता है, हर आदमी खुश होना चाहता है, हर आदमी सेटिस्फाइड होना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि उसकी लाइफ में एंजॉयमेंट हो, कंफर्ट हो, रिलैक्सेशन हो। ये सब पॉजिटिव फीलिंग्स है, पॉजिटिव इमोशंस है। ऑन द अदर हैंड, नेगेटिव इमोशंस कोई नहीं चाहता। डिसअपॉइंटमेंट कोई नहीं चाहता, फ्रस्ट्रेशन कोई नहीं चाहता, सैडनेस कोई नहीं चाहता, जेलसी कोई नहीं चाहता। ये तमाम नेगेटिव इमोशंस, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस भी हैं और बहुत सारे पॉजिटिव इमोशंस भी हैं। हम पॉजिटिव इमोशंस को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, लेकिन साथियों जरा सोचिए, हैप्पीनेस क्या एक परमानेंट इमोशन है? नहीं है। हैप्पीनेस एक परमानेंट फीलिंग है? नहीं है। साथियों, जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो हैप्पीनेस एक ऐसा टर्म है जिसको हम कंफर्ट से जोड़कर नहीं देख सकते। कंफर्ट बाहर है, हैप्पीनेस अंदर है। इसका मतलब जब हम दुखी हैं तब भी हम कहीं ना कहीं चीयरफुल रह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जब दुखी हैं तब भी कहीं ना कहीं अपने अंदर एक पॉजिटिव लॉ जगा सकते हैं। साथियों, नेगेटिव इमोशंस से हम कैसे पार पाएं, नेगेटिव इमोशन से कैसे फाइट करें, नेगेटिव इमोशंस किस तरीके से हमारे लाइफ को डैमेज करते हैं, पावरफुल नेगेटिव इमोशंस कैसे हमारी जिंदगी को खत्म कर देते हैं, इसका अंदाजा आप अच्छे से लगा सकते हैं। सैडनेस क्या चीज है, क्या इमोशन है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जितनी भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक हमारी लाइफ को प्रभावित करती हैं, और कई बार ज्यादा खुशी भी हमारी जिंदगी के लिए प्रॉब्लम बनती है, हमारी जिंदगी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इमोशंस जब एक बहुत बड़ा आकार ले लेते हैं, इमोशंस जब बहुत ही पावरफुल स्टेट में आ जाते हैं, तो भी
वो काम खराब कर सकते हैं। और उसी तरीके से नेगेटिव इमोशंस भी हमारे को वीक बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं, हमारे को तोड़ देते हैं। नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा का संचार करते हैं, और एक नेगेटिव इमोशन कभी कभी बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस को जन्म दे देता है। एक नेगेटिव बात चारों ओर से कभी कभी हमें घेर लेती है। इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो पॉजिटिव इमोशंस हो या नेगेटिव इमोशंस हो। साथ ही नेगेटिव इमोशंस को तो बहुत ही हमें संभाल के हैंडल करना चाहिए, उनको समझना तो बेहद जरूरी है। इमोशंस को समझने की कला, एग्जामिन करने की कला, इमोशंस को रिएक्ट करने की कला, इमोशंस को रिस्पॉन्ड करने की कला, खुद के इमोशंस को समझने की कला और औरों के इमोशंस को समझने की कला, इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आज का विषय है। अपनी भावनाओं को समझना और दूसरों की भावनाओं को समझना और उसके बाद उस पर रिएक्शन बनाना, उस पर रिस्पॉन्स देना, यह कहलाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। साथियों, आप सोचते होंगे कि क्या इमोशंस पे भी इंटेलिजेंस वर्ड आ सकता है? इमोशंस पे तो भला किसी का कब्जा ही नहीं। इमोशंस तो सडन होते हैं, तो उन पे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? उन पे कैसे हम कब्जा कर सकते हैं? उनको कैसे समझ सकते हैं? उनको कैसे असेस कर सकते हैं? उनके लिए कैसे स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं? इमोशंस में हम अपने को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? यह संभव है, और इसी वजह से आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। वन शुड नॉट बी एट द मर्सी ऑफ इमोशंस, इमोशनल कंट्रोल इज इंटेलिजेंस। एम आई राइट सर? बिल्कुल दीपक सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दीपक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि इन इमोशंस को कंट्रोल कैसे किया जाए। देखिए, एक तरफ तो मिथ ही है कि इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं इमोशंस कंट्रोल किए जा सकते हैं। और इमोशंस क्योंकि नेचुरल होते हैं, इमोशनल नेचर, इमोशंस का बहाव, ये नेचुरल है। और नेचुरल चीज को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता साथियों। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, उसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। और इमोशंस को कैसे हम असेस करें, कैसे समझें, कैसे डील करें, अपने इमोशंस को भी और बाकी और लोग जो हमसे जुड़े हैं उनके इमोशंस को भी, ये अपने में एक आर्ट है, अपने में एक कला है। और इस कला को आप कैसे अपने फेवर में ला सकते हैं, उसके लिए आज मैं बात करने के लिए आपके बीच आया हूं। हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, हाउ टू असेस इमोशंस। इमोशंस को कैसे असेस किया जाए, अपने इमोशंस को और औरों के इमोशंस को, जिससे हमारी लाइफ बेहतरीन बने, जिससे हमारी लाइफ सक्सेसफुल बने, जिससे हम अच्छे काम अपने जीवन में कर सकें, जिससे हम परेशानियों का सामना हंसते हुए कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसी बात को करने के लिए आज मैं आपके सामने हूं। देखिए साथियों, सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड है, मैं आपको सब चीजें बताऊंगा और कुछ उदाहरण भी पेश करूंगा। सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, वो है सेल्फ अवेयरनेस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी साथियों से कि अगर आप चाहते हैं तो उसको नोट भी कर लीजिए। वैसे ये रिकॉर्डेड वीडियो हो जाएगा, फेसबुक लाइव पे रिकॉर्ड हो जाता है, तो आप बाद में भी इसको सुन सकते हैं, और यदि आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है इमोशंस को असेस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस साथियों, व्हाट इज दिस सेल्फ अवेयरनेस? ये सेल्फ अवेयरनेस है क्या? देखिए, एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर ऑफ योर सिचुएशंस ऑफ लाइफ,
आप जब तक अपने जीवन की सिचुएशन से अवेयर हैं, आप अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है उससे अवेयर हैं, आपके बीच जो लोग हैं उनसे अवेयर हैं, तो आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, आपको गुस्सा आता है, अगर आप अवेयर हैं कि आपको गुस्सा कब आता है, किस सिचुएशन में आता है, किन हालातों में आता है, किन वजहों से आता है, तो आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं कि जब कभी ऐसा होने को होगा, मैं कुछ ना कुछ इस तरीके की क्रिया अपनाऊंगा जिससे गुस्सा खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके घर में किसी से किसी बात पर क्रोध आ जाता है और वो बात बार बार हो रही है। यदि आपने अवेयर होके, समझ के कि ये गुस्सा इस वजह से आ रहा है, उस वजह को तलाश कर उसकी स्ट्रेटेजी बना ली, या उसके लिए कुछ आपने एक फॉर्मूला इजाद कर लिया, ओवर, नेगेटिव इमोशंस को आप फाइट कर लोगे बड़े आराम से। हो सकता है गुस्से के कई सारे मंत्राज हैं, आपने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया, आप सिचुएशन से बाहर चले गए, ऑल्टर द सिचुएशन को ऑल्टर कर दिया, या उस जगह से आप हट गए कुछ देर के लिए, वापस आए, एंगर इज ओवर, नेगेटिव इमोशन को आपने हैंडल कर लिया। बेस्ट वे टू हैंडल द नेगेटिव इमोशंस इज व्हाट सेल्फ अवेयरनेस। साथियों, एक चीज और है, यहां पर मैं कुछ एक्टिविटीज भी आपको देना चाहता हूं आज के सेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विषय बहुत ही रोचक है और इस विषय की समझ हर किसी व्यक्ति को होनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि इमोशंस को हम समझें और इमोशंस को सही तरीके से प्रेजेंट करें और सही सिचुएशन में प्रेजेंट करें। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। साथियों, एक आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट इट और नॉट, एक टर्म होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन आप यदि नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन, अपने बारे में सोचना। इंट्रोस्पेक्शन, खाली बैठकर, कि कोई सामने ना हो, आप बैठिए, चाहे आइज बंद कर लीजिए, चाहे आइज मत बंद करिए, मगर यह आपको इंश्योर करना है कि आपके माइंड में कोई डिस्टरबेंस ना आ जाए, कोई खलल ना पड़ जाए आपके चिंतन में, जिससे आपका माइंड कहीं और चला जाए। तो कंसंट्रेट करके आप अपने बारे में सोचिए, चिंतन कीजिए, आप अपने लाइफ के बारे में चिंतन कीजिए, आप अपने दिन को कैसे गुजारेंगे ये चिंतन कीजिए। वेरी फ्यू डू दिस, यस सर, बहुत कम लोग करते हैं। अपने बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने साथ के लोगों के बारे में सोचिए, ये आत्मचिंतन करिए। आत्मचिंतन करने से क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन करने से क्या होता है, आपको पता लगना शुरू होता है कि कहां पर आप नेगेटिव हो सकते हैं। आपको पता लगना शुरू होता है कि आप किन सिचुएशंस में आप सकम कर सकते हैं। और फिर जब ये आत्मचिंतन आप करते हैं तो इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि हाँ, ये एरियाज है जहां मुझे संभल के चलना है, ये एरियाज हैं जहां मेरी अप्रोच जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, जो भी तरीका आप सोचेंगे। चिंतन बहुत जरूरी है साथियों, चिंतन बहुत जरूरी चीज है। अपने बारे में सोचना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद के बारे में सोचना, ये जरूरी है। आईना क्या देखते ही दिल में उतर कर देखो ना। यस दीपक जी, आप अपने बारे में जरूर सोचें, जरूर सोचें, जरूर सोचें। यह पहली एक्टिविटी है जो मैं आपको दे रहा हूं, इस लिहाज से कि आप सेल्फ अवेयरनेस अपने अंदर कैसे डेवलप करेंगे। दूसरी चीज साथियों, मैनेजमेंट में एक एनालिसिस पढ़ाया जाता है, इसको हम कहते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT, SWOT, SWOT। यहां S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब होता है वीकनेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज, और T का मतलब होता है
थ्रेट्स। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और आपके सामने क्या थ्रेट्स हैं। साथियों, मैं इसको समझाना चाहता हूं आपको। ये एक एक्टिविटी है जो आप अगर रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो अवेयरनेस आपके अंदर डेवलप होगी। देखिए, स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। आप किन चीजों को बहुत अच्छा सा करते हैं। देखिए, ये जो शॉर्ट एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूं, SWOT की, ये एनालिसिस आप दो जगह पे करें, एक अपनी पर्सनल लाइफ में, एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि दोनों ही लाइफ में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेगेटिव फोर्स दोनों में ही है, पर्सनल लाइफ में भी नेगेटिव फोर्स है और प्रोफेशनल लाइफ में भी। कैसे करेंगे मैं उसके बारे में बता रहा हूं, पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए डायरी इज द बेस्ट मीडियम टू डू इंट्रोस्पेक्शन। यस, डायरी का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सबसे पहले डायरी की जगह आप अपने माइंड में ये करें, क्योंकि माइंड आपका, मीरा जी, माइंड में करना बहुत जरूरी है। माइंड को आप जितना डायरी में लिखकर, समटाइम्स आपका कंसंट्रेशन जो है वो डायरी के ऊपर आ जाता है। डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों बातें अलग हैं। तो शॉर्ट एनालिसिस में मैं बता रहा था कि स्ट्रेंथ, जो आपकी खास बातें हैं, जो आपकी ताकत है, जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, जिसको हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है, वो पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी वीकनेस, वो कमजोरियां जिसकी वजह से आपकी लाइफ डगमगा रही है। देखिए साथियों, कमजोरियां सबके पास है, वीकनेसेस सबके पास है, लेकिन वो वीकनेसेस जो आपकी कोर्स ऑफ लाइफ, या ये कह लीजिए सफलता के बीच में आ रही हैं, वो वीकनेसेस आप पहले एनालिसिस करें, उसके बारे में उसको आप जरूर गौर करें। तो आपकी वीकनेसेस कौन सी, पर्सनल लाइफ के लिए अलग है, प्रोफेशनल के लिए अलग है। फिर बात आती है अपॉर्चुनिटी, अवसर। अब कौन से अवसर आपको मिल रहे हैं जिसमें आप अपनी वीकनेसेस को दूर कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और कौन से आपके पास, फिर लास्ट में आता है टी, थ्रेट्स, यानी चैलेंजेस है। कभी कभी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो हमें लिमिटेशंस के हिसाब से अपनी वीकनेसेस के ऊपर वर्क करना है। साथियों, अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। जब आप अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और जब आप इसमें सफल होंगे, तो आप इमोशंस को भी बड़े अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ये शॉर्ट एनालिसिस आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। रेगुलर बेसिस से मतलब मेरा ये है कि हर वीक नहीं करना, लेकिन आप मंथ में एक बार में भी, या 2 महीने में एक बार में भी आप इस एनालिसिस को करें, जिससे आपको अंदाजा लगे कि आपकी वीकनेसेस क्या है। अगर आज आप एनालिसिस करते हैं और आपकी कोई वीकनेस निकलती है, तो आप फिर चिंतन करेंगे कि उस वीकनेस को आपको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, और आप समय भी डिसाइड करेंगे कि 2 महीने का समय या 3 महीने का समय रखेंगे, या जो भी समय आप निर्धारित करेंगे वो रखेंगे कि इस वीकनेस को मुझे अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। तो जब 3 महीने बाद आप एनालिसिस करेंगे दोबारा, तब आप चिंतन करेंगे और देखेंगे कि वो जो आपकी वीकनेस थी वो अब आपकी स्ट्रेंथ बन चुकी, मे बी और मे नॉट, और अब आपकी वीकनेस वाले पॉइंट पे कुछ और वीकनेस आ गई है, उस कॉलम में कुछ और ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप जान पाएंगे कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज है, क्या आपकी थ्रेट्स हैं। साथियों, पता हमें बहुत कुछ होता है, लेकिन ये दिमाग रख नहीं पाता अपने अंदर। इसीलिए जरूरी है कि हम ये एनालिसिस करते रहें। जितना हम इन एनालिसिस को करेंगे, उतना हम, हमारे माइंड में, हमारे जहन में ये बातें आती रहेंगी कि ये हमारी वीकनेस है, इसको हमें ऐसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है, ये हमारे लिए थ्रेट्स है। तो ये एनालिसिस, ये एक्टिविटीज जरूर करें। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ये बात मान लीजिए आप। और मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग सेशंस में भी ये बात कहता आया हूं कि अवेयरनेस इज द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड। संसार की सबसे अच्छी टीचर अवेयरनेस है। जितना ज्यादा आप अवेयर होंगे, उतना आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। देखिए, लाइफ को चलाने के लिए जरूरी है कि उसकी सिचुएशंस को एनालाइज करना आपको आता हो। किस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये आपको आता हो। और ये जब ही आएगा, पहला मंत्रा मैंने दिया, अभी मंत्रा और भी दे रहा हूं,
पहला मंत्र यही है कि सबसे पहली चीज आपको खुद के बारे में अवेयर होना चाहिए। देखिए, अगर मुझे पता मेरी वीकनेस ये है, तो फिर मैं उस वीकनेस को या तो अवॉइड करूंगा, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाऊंगा, ऑल्टरनेटिव वे अपनाऊंगा, या उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। देयर आर टू वेज। या तो मैं वहां से निकल करके दूसरी तरफ को चला जाऊं, या उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लूं कहीं ना कहीं। तो 100% हम अपने इमोशंस को पार पा सकते हैं, उस पर कब्जा कर सकते हैं। आप देखिए, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अपने नेगेटिव फोर्स को अपनी पॉजिटिव सोच से अपने लिए यूजफुल बना लेते हैं और अपनी लाइफ को अलग दिशा और दशा दे देते हैं। आलोचक की आस्था इसमें काम आती है। अंजू जी बिल्कुल सही कह रही है, आलोचक की आस्था इसमें काम आती है। आलोचक किसे कहते हैं, पहले तो ये समझना जरूरी है। आलोचक कौन होता है? आलोचक को हमेशा अपना मित्र समझना चाहिए, हमेशा अपना मित्र। यदि कोई व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है तो वो आपको एक मौका दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक अवसर दे रहा है ये सोचने का कि कहीं ऐसा तो नहीं है, हो सकता है वो जानबूझ के आपकी आलोचना कर रहा हो, लेकिन आपको एक अवसर दे दिया सोचने का कि कहीं को वो चीज मेरे अंदर 19 तो नहीं है। आपको लग रहा है वो बात नहीं है मेरे में, लेकिन आपके लिए एक अवलोकन करने का तरीका बन गया। वो अवलोकन करने का एक तरीका आपके पास आ गया। तो आलोचक को हमेशा पॉजिटिव वे में लें। आलोचना अच्छी चीज होती है। क्रिटिसिज्म इज अ गुड थिंग, क्रिटिसिज्म इज अ पॉजिटिव थिंग। उसको हमेशा पॉजिटिव लें। हाउ टू कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। वीकनेस कभी भी आपको जब नजर आती है तो सबसे पहला काम जो होता है वो क्या होता है, ये आप समझ लीजिए। देखिए, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। मीरा जी का क्वेश्चन है ये कि वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करें। मैंने ये उदाहरण कई बार दिया है और अभी मैं कुछ उदाहरण और देता हूं आपको, लेकिन खास तौर पर वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करें हम इसकी बात करते हैं। राशि, सर योर ऑल एक्टिविटीज आर ऑसम एंड आई विल डू दिस एक्टिविटी ऑल्सो। हाँ राशि, बिल्कुल करें। इन एक्टिविटीज का बहुत फायदा मिलता है लाइफ में, और आप तो अभी आपको बहुत कुछ करना है। तो राशि, आपके लिए तो ये एक्टिविटीज जितनी भी मैं बता रहा हूं ये बहुत ही जरूरी हैं, आप जरूर करें। अब बात चल रही थी वीकनेस की, तो मैं उस पर इसको कवर करता हूं। वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अप्रोच क्या होगी। मैं अप्रोच बताता हूं आपको, अप्रोच आपको समझनी है। साथ ही वीकनेस का मतलब है प्रॉब्लम। वीकनेस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वीकनेस इज ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किसे कहते हैं? व्हाट इज ए प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? जब भी समस्या का जिक्र आता है तो मैं समस्या के बारे में दो बातें कहता हूं। एक तो ये समस्या की ये समस्या है कि वो भी एक समस्या है। मतलब जो हमें दिखता है वो होता नहीं, होता कुछ और है। यानी जिसको हम समस्या समझते हैं वो समस्या होती नहीं है, समस्या एक्चुअल में कुछ और होती है। साथियों, फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल बात कर रहा हूं। अभी मैं समझाऊंगा आपको कैसे। दूसरा, समस्या के लिए मैं कहता हूं क्या है और क्या होना चाहिए, इसके बीच का जो अंतर है उसको समस्या कहते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर और जो मेरा सोशल कनेक्ट है उसके आधार पर यह बात कह सकता हूं, मोर देन 80% लोग समस्या को पहचानने में गलती करते हैं, वीकनेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। साथ ही जब वीकनेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कैसे होगी? उदाहरण देता हूं मैं। आपके स्टूडेंट्स, जो शिक्षक लोग हैं उनसे बात कर रहा हूं, शिक्षक समाज से मेरी बात हो रही है। आपके स्टूडेंट्स स्टेज पे खड़े होकर बोल नहीं पाते हैं तो आप कहते हैं उसके अंदर हेजिटेशन है।
हर बार लेवल लगता है हेजिटेशन का। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? या डर नाम दे देते हैं उसको। क्या ऐसा है? क्या डर शब्द को आप एक या दो वर्ड्स के साथ एसोसिएट कर सकते हो? वो डर किस चीज का है? आपने कह दिया डर है। क्या भाषा का डर है? क्या एनवायरमेंट का डर है? आपने अगर ये कह दिया बच्चे को हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है बोलने में, तो क्या ये समस्या है? समस्या ये नहीं है। समस्या कुछ और है उस बच्चे की। समस्या उसकी ये है कि उसके पास शब्द नहीं है। और आप कहते हैं वो हेजिटेट करता है। तो समस्या आपने पहचानी ही कहां? सबसे पहली चीज है वीकनेस को आइडेंटिफाई कीजिए कि वीकनेस एक्चुअल में है कहां, वो बन कहां से रही है। याद रखिए, जो प्रॉब्लम हमें सामने से दिखाई देती है उसके अगेंस्ट बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उससे एसोसिएट होती हैं। हमें उन पर जब ध्यान देंगे, हम जब उन समस्याओं का निराकरण हम करेंगे, तो जो हमें सामने दिखाई दे रही है प्रॉब्लम वो गायब हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। इतना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। इसके लिए और क्या कर सकते हैं, आज के सेशन में बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है और इस प्रश्न का उत्तर पूरे सेशन के अंदर छुपा हुआ है कि वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करें। तो साथियों, पहली चीज जो मैंने बताई वो है सेल्फ अवेयरनेस। दूसरी चीज है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन यानी आप अपनी लाइफ को कैसे रेगुलेट करें, कैसे सिस्टमटाइज करें, अपनी लाइफ को कैसे एक सिस्टम दें। सिस्टम देना, मेरी लाइफ को मुझे कैसे जीना है कि डिजायर्ड रिजल्ट्स आए। मेरी लाइफ को मुझे कैसे जीना है कि रिजल्ट्स मेरे फेवर में आए। मेरी लाइफ को मुझे कैसे जीना है कि जो जो मैं कर रहा हूं या जो जो मैं कर रही हूं वो कहीं ना कहीं मेरे डेवलपमेंट में, मेरी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करे। ये है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन में आपकी हैबिट्स, आपके एक्शंस, आपके इंटरेस्ट, आपके ड्रीम्स, आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज, आपके लाइफ में डेडलाइंस का रोल, आपके लाइफ में प्लानिंग, ये सारी चीजें आती हैं सेल्फ रेगुलेशन। आप अपनी लाइफ को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। सपने हैं, कैसे पूरे होंगे, क्या तैयारी है, क्या योजना है, टाइम टेबल है, टाइम टेबल को आपने किस प्रकार से बनाया है, टाइम टेबल में आपने कौन कौन सी चीजें डाली हैं, टाइम टेबल को आप कैसे फॉलो कर रहे हैं। अगर लाइफ में कोई हर्डल आता है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। सेल्फ रेगुलेशन साथियों बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ को रेगुलेट करना जानते हो। ये भी बहुत जरूरी है। जब ये करना आप जान जाएंगे तो इमोशंस को आइडेंटिफाई करना आसान होगा। अब तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, इमोशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको असेस करने के लिए, इमोशंस का मुकाबला करने के लिए, उन नेगेटिव इमोशंस का जो आपको बहुत हद तक डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, तो तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है मोटिवेशन, प्रेरणा। साथियों, मोटिवेशन पे जब मैंने आपसे बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि एक टर्म होता है सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन का अर्थ है किसी एक सिचुएशन में किसी से कुछ एक्ट कराना, दैट इज मोटिवेशन। जब वो चीज, वो सिचुएशन गायब, मोटिवेशन गायब। आज 10,000 रुपए की जरूरत है, जेब में पड़े हुए हैं, यू आर मोटिवेटेड। कल किसी ने छीन लिया, यू आर डीमोटिवेटेड। ऐसी मोटिवेशन से आप अपनी लाइफ को एक सही दिशा नहीं दे सकते। मोटिवेशन होना चाहिए परमानेंट सोर्स। और वो कैसे बनेगा? वो कैसे बनेगा? मुशर्रफ बिल्कुल सही कहा, अपने आप से क्वेश्चन करते रहिए। वो कैसे बनेगा? वो बनेगा जब आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी लाइफ सही से रेगुलेट होगी, आप अवेयर होंगे। जो दो बातें मैंने शुरू में कही वो दोनों बातें क्रूशियल हैं, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन। ये दो चीजें जब आपकी लाइफ में होगी तब आप ऐसा कर पाओगे। मोटिवेशन साथियों,
मैं अक्सर विद्यार्थियों से एक सवाल पूछता हूं जब कभी उनसे बातचीत करता हूं तो, कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है। और साथियों मुझे उत्तर क्या मिलता है वो बताना चाहता हूं। आमतौर पे आप आना के अंदाजा लगा रहे होंगे, आपसे भी अगर पूछ लूं कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है, मुशर्रफ आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है? मुशर्रफ। तो सवाल जब आता है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है, तो साथियों जवाब जो सुनने को मिलते हैं वो बड़ा मुझे शॉक कर देते हैं, एकदम से हिला देते हैं। कई विद्यार्थी उन लोगों के नाम बताते हैं, मुशर्रफ इज सेइंग माई सेल्फ। नहीं, ये आंसर सही नहीं मुशर्रफ, ये आंसर सही नहीं है। इन ए वे इट इज करेक्ट मगर सही नहीं है। तो कई विद्यार्थी क्या कहते हैं, उस शख्स का नाम बताते हैं जो इस लाइफ में है ही नहीं। देखिए, आपकी लाइफ में दो, एक तो रोल मॉडल और एक इंस्पायरिंग पर्सन, ये दो लोग होने चाहिए करता हूं, और वो पर्सन आपकी रीच में होना चाहिए। रीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक्स पर्सन को अपना रोल मॉडल कहा है और उससे आप बात भी नहीं कर सकते। एक्स पर्सन को आप अपना इंस्पायरिंग फिगर बोलते हैं, उससे कभी बात नहीं कर सकते आप। जिस पर्सन से आप बात कर सकते हैं वो आपका रोल मॉडल होना चाहिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए अलग और पर्सनल लाइफ के लिए अलग। इंस्पायरिंग फिगर कोई भी हो, आई ऑलवेज से माय इंस्पायरिंग फिगर इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, लेकिन एक प्रोफेशनल गुरु, एक पर्सनल लाइफ का गुरु होना चाहिए। और वो गुरु ऐसा होना चाहिए कि वो आपको हमेशा मदद दे सके। मुशर्रफ, आदित्य बिरला आपके इंस्पायरिंग फिगर हो सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है जिस जिंदगी को आप जी रहे हो, जिंदगी में आपको जरूरत है कुछ ऐसे लोगों की जो आपको आपकी नेगेटिव फोर्स से बाहर निकाल दें, अपनी राय से, अपने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करके। उसके लिए मैं बोल रहा हूं आपकी लाइफ में प्रोफेशनल गुरु और गुरुज उसी तरीके से पर्सनल लाइफ में भी होना चाहिए, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे, कोई ना कोई आपको काउंसिल करता रहे, एडवाइस करता रहे, और आपके अंदर एनर्जी बनी रहे और आप अपने को सेल्फ मोटिवेटेड रखें। इसलिए जरूरत है उसकी। तो अगर आप शिक्षक हैं तो कोई शिक्षक आपका रोल मॉडल हो सकता है जो आपकी समस्याओं का निराकरण आसानी से कर सके। आप पर्सनल लाइफ में जिसको समझते हैं, जिसको अच्छा अनुभव है लाइफ का, वो आपको अच्छे से मदद कर सके, समझा सके। साथियों, आपने अक्सर देखा होगा जब आप परेशान होते हैं, आप किसी से बात कर लें तो बड़ा तसल्ली मिलती है ना, बड़ा अच्छा सा लगता है। यही सब बातें मैं बता रहा हूं। इमोशंस को कंट्रोल कर लिया ना आपने वहां पर, तो ऐसे लोगों की दरकार है जो आपको वो कॉन्फिडेंस, वो बिलीफ दे सके। इससे आप अपने अंदर जो सेल्फ मोटिवेशन है उसको बनाए रखेंगे। मोटिवेशन के लिए एक और बेहद जरूरी चीज है जो सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर जगा सकती है और आप इमोशंस को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। वो क्या है? आस्था, विश्वास। आपका अपने ऊपर भरोसा, विश्वास, कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल कनेक्ट है। जो लोग भगवान का स्मरण करते हैं, जो लोग नमाज अदा करते हैं, अल्लाह में भरोसा रखते हैं, खुदा में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, वो लोग अपने बैलेंस को अच्छे से बना सकते हैं, माइंड के बैलेंस को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बहुत जरूरी है ये बैलेंस बनाना, ये बैलेंस बहुत जरूरी है। मुशर्रफ, आपने ये सारे नाम किस लिए लिखे जरा मुझे बताएंगे आप? कई सारे टीचर्स के नाम लिख दिए आपने, मुझे बताएंगे किस लिए लिखे? माई प्रिंसिपल इज वन ऑफ माई एल्डर ब्रदर मिस्टर जावेद। ओके, गुड, वेरी गुड। तो ऐसे लोग, मैंने कहा ईश्वर में आस्था,
ये भी आपको कहीं ना कहीं बैलेंस में रखता है। जहां आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, आप इमोशन गड़बड़ा जाएंगे, आप उनको समझ ही नहीं पाओगे, खत्म। सही कहा सर, मुझे सुल्तान मूवी बहुत मोटिवेट करती है। जब भी मैं लो फील करता हूं, मैं ये मूवी जरूर देखता हूं। बिल्कुल बिल्कुल आदिल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इन्हीं चीजों की दरकार है। आपके अंदर बिलीफ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के थ्रू आएगी, पॉजिटिव एक्शंस के थ्रू आएगी, ईश्वर में आस्था रख के आएगी, ईश्वर में विश्वास रख के आएगी। तो ये सब आप मोटिवेशन के लिहाज से ये सारी चीजें करें। अच्छा पढ़ें, ऐसी पुस्तकें पढ़ें जो आपको मोटिवेट करती हैं, ऐसे लेक्चर्स, ऐसे सेशंस अटेंड करें जहां आपको पॉजिटिविटी आपके अंदर भर जाती है। आई प्रेफर टू वॉच चक दे इंडिया। मीरा जी कह रही हैं यस, चक दे इंडिया इज ऑफ कोर्स वेरी मोटिवेटिंग। अब केवल मूवीज पे ना रहे हैं साथियों, मूवीज के अलावा बुक्स भी होती हैं, पुस्तक भी होती हैं जो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देती हैं, हिम्मत देती हैं, ताकत देती हैं, बल देती हैं, आपको पॉजिटिव रखती हैं। और फिर जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप इमोशंस को भी आराम से समझ जाएंगे, इमोशंस को बैलेंस भी करने लग जाएंगे। इमोशंस आप अंदाजा लगाने लग जाएंगे कि ये जो नेगेटिव इमोशन है काम खराब कर सकता है, क्योंकि वो अनुभव। अब देखिए अगली चीज क्या है, वो है अनुभव, एक्सपीरियंस। मैंने आपको बताया सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, उसके बाद हमने मोटिवेशन की बात करी। अब मैं आ रहा हूं एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस, अनुभव भी जो है ना, वो बहुत कुछ सिखाता है। जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे उतना चीजें डिफर करती चली जाएगी। और किसी एक्स सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जब आप तमाम लोगों से राय लेंगे तो उनके एक्सपीरियंसेस आपके पास आने लग जाएंगे। जब एक ही सिचुएशन का मुकाबला आप 3-4 बार करेंगे नेगेटिव सिचुएशन का, तो चौथी बार जो है आपका माइंड चल चल के माइंड चलेगा आपका। जब चलने लग जाएगा माइंड, तो डेफिनेटली क्या होगा, फिर आपको एक रास्ता मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपको उस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करना है। फिर आप उस सिचुएशन एक्सपीरियंस के थ्रू सीख जाएंगे कि कैसे करना चाहिए। देखिए साथियों, मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। एक बच्चे को, जिसको कोई समझ नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं, उसको आप एक रूम में छोड़ दीजिए और एक कॉर्नर में आग लगा दीजिए। बच्चा घूमते हुए जाता है और वो आग को टच कर लेता है, उसका हाथ जल जाता है। बच्चे को बाहर निकालिए, उसका ट्रीटमेंट करिए, फिर बच्चे को छोड़ दीजिए कमरे में, फिर आग लगा दीजिए एक तरफ। अब बच्चा जाएगा उस तरफ, आग की तरफ। ये तो वो बच्चा है जिसको समझ नहीं है, उसने आग में हाथ डाला, उसका हाथ जल गया। दूसरी बार आपने उसको उस कमरे में जब छोड़ा, तब वो आग की तरफ नहीं जाएगा। दिस इज हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस। एक्सपीरियंस जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है, और एक्सपीरियंसेस के आधार पर हम सीख जाते हैं कि हमें एक्स सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है और वाई सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो इमोशंस को हैंडल करने के लिए एक्सपीरियंस का भी बहुत बड़ा रोल है। और साथ ही जब आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है, तो मैंने आपको बताया, फिर आपके जो साथी लोग हैं, मैंने कहा जैसे आपके गुरुज हो सकते हैं, उनसे आप राय मशवरा कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को आप यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो हमने बात करी सेल्फ अवेयरनेस की, सेल्फ रेगुलेशन की, मोटिवेशन की, एक्सपीरियंस की। अब एक चीज जो और इंपॉर्टेंट है वो है, एक तो होता है काइंडनेस और दूसरा होता है एम्पैथी। एम्पैथी बहुत जरूरी है। दूसरों की सिचुएशन में जा इमोशंस को अच्छे से समझते हैं। इमोशंस की अच्छी जानकारी इससे भी आपको मिलती है, इससे भी आप इमोशंस को अच्छे से जान पाते हैं। हाँ सर, लाइफ के अनुभव के लिए मेरे गुरु, मेरे फादर हैं, जितनी हमारी एज है उससे ज्यादा उनका अनुभव है। बिल्कुल, तो यही आपको देखना है। देखिए यहां पर एक बात और है आदिल साहब, एक चीज और चेक कर लें आप। आपके पिताजी आपको हो सकता है प्रोफेशनली हेल्प ना करें, पर्सनली हेल्प कर दें। प्रोफेशनल लाइफ के लिए दूसरा व्यक्ति, क्योंकि प्रोफेशनल समस्याएं हमारी कुछ ऐसी होती हैं जिनका निदान हमारे माता पिता पे नहीं होता है, वो हमें वहां पर राय अच्छी नहीं दे सकते। वहां प्रोफेशनल बंदा अच्छी राय देगा। टीचर का रोल मॉडल टीचर ही होना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूं। हो सकता है वो टीचर पर्सनल लाइफ में भी हेल्प कर दे, वो एक अलग बात है, वो एक अलग इश्यू है।
लेकिन ऐसा होना चाहिए, ये कनेक्ट होना जरूरी है, ये सोशलिज्म होना जरूरी है। आपके पास कुछ ऐसे प्रोफेशनल गुरुज होने चाहिए, प्रोफेशनल गुरुज एंड पर्सनल गुरुज, पर्सनल लाइफ में जो आपको असिस्ट कर सके। अब ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जिसको आप अपना गुरु मानते हो वो आपको पर्सनल लाइफ में भी उतनी ही मदद कर दे जितनी प्रोफेशनल में कर दे, जरूरी नहीं। ये देख लेना जरूरी है, ये चेक कर लेना है कि जिसको हम अपना गुरु मानते हैं वो हमारे दोनों लाइफ की परेशानियों को हमें देखकर समझकर हमें अच्छी राय, राइट काइंड ऑफ एडवाइस दे सकता है, ये देखना जरूरी है। मैं बात कर रहा था एम्पैथी। साथियों, एम्पैथी मतलब एक होता दया दिखाना, और एक दया दिखाना इस तरीके से जब दूसरे की सिचुएशन में जाकर पोजीशन को एनालाइज करना, अपने को दूसरों के शूज में रखना। जब आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं उसके शूज में आकर के, तब आपको इमोशंस की समझ पैदा होती है। तब आप जान पाते हैं कि कोई व्यक्ति जब परेशानी में है तो उसकी परेशानी एग्जैक्टली क्या है, उसका उस सिचुएशन में जो इमोशन है उस इमोशन की क्या वर्थ वैल्यू या उस इमोशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये आपको पता लगता है। इमोशंस की समझ आपके अंदर डेवलप होती है, और वो समझ डेवलप होना बहुत जरूरी है साथियों। तो एम्पैथी भी एक जरिया है जिससे हम इमोशंस को समझ सकते हैं। लोगों के शूज में जाकर के जब हम चीजों को देखेंगे, समझेंगे, उनके प्लेस पे आके जब हम चीजों को समझेंगे तो डेफिनेटली हम उन इमोशंस को समझ पाएंगे। उन इमोशंस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता है, वो इमोशंस हम पे भी आ सकते हैं, कभी वो सिचुएशंस हमारे साथ भी हो सकती है। तो अगर हम उस वक्त उन इमोशंस को समझेंगे, दूसरों के इमोशंस को समझेंगे, तो वो हमारे काम आएगी। एम्पैथी इज बेटर देन सिंपैथी। मैं दीपक जी हमेशा ये बात कहता हूं कि एम्पैथी ही सबसे बड़ी चीज है। सिंपैथी, सहानुभूति आप सबके साथ रखें, लेकिन किस अंदाज में रखें। सिंपैथी इस अंदाज में रखें कि वो एम्पैथी की शक्ल ले ले। और यहां पर ई जो पहला लेटर आया है एम्पैथी में, इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं इमोशन से है। इमोशंस का बहुत बड़ा किरदार। एम्पैथी मतलब इमोशंस को समझना। इफ आवर एक्ट नीड्स मोटिवेशन बट the other person is not motivating us how to cope up with that situation, how to cope with that situation. अगर हमारा एक्ट मोटिवेशन की जरूरत है लेकिन दूसरा पर्सन मोटिवेट नहीं कर रहा है तो हम क्या करें। मैंने यही बात कही थी शिखा, मोटिवेशन हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, बाहर से हम सिर्फ स्पार्क लेंगे, बाहर से सिर्फ हम एक लॉ लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे शरीर के अंदर जाकर के उसका रिफाइनमेंट हमारे शरीर के अंदर ही होना है। मतलब यू कैन मोटिवेट अदर्स टू इंस्पायर देमसेल्व्स, यू कैन नॉट मोटिवेट अदर्स, यू कैन नॉट, माइंड माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए आप शिखा, यू कैन नॉट मोटिवेट अदर्स, यू कैन मोटिवेट अदर्स टू इंस्पायर देमसेल्व्स। गेटिंग माई पॉइंट। आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो अपने को इंस्पायर करने के लिए, यानी वो केवल जो उसको आपने कहा है, अच्छे वर्ड्स कहे हैं या आपको जो अच्छे वर्ड्स मिले हैं वो अच्छे वर्ड्स काम करने वाले नहीं है, उन अच्छे वर्ड्स से आपको अपने को इंस्पायर करना है, तब काम चलेगा। तो कोई अगर आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता आपने अंदर से अपने को कैसा बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है। और शिखा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप जितने भी सक्सेसफुल पर्संस की आप बायोग्राफीज पढ़िए, उनको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था। कलाम साहब को मोटिवेट करने वाला कौन था बताइए? न्यूज़पेपर बेचा करते थे, कौन था उन्हें मोटिवेट करने वाला? कोई था मोटिवेट करने वाला उन्हें? उन्होंने स्वतः अपने अंदर वो चिंगारी जगाई कि मुझे कुछ करना है और किया, खुद ये सोच बनाई, तभी वो ऐसा कर पाए। आप अंदर से अपने को मजबूत करेंगे तो आप मजबूत हो जाएंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने बैठा हुआ हूं, मैं जाना नहीं चाहता अपनी लाइफ हिस्ट्री में, वरना बहुत टाइम लगेगा और ये सेशन की दरकार भी नहीं है।
मैंने भी जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं और मेरे स्ट्रगल ने, मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं, जो मैंने टफ टाइम फेस किया है, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। धीरू भाई अंबानी, ऑफ कोर्स मुशर्रफ, मैंने पहले सेशन में भी कहा था, धीरू भाई अंबानी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आप किसी भी सक्सेसफुल पीपल की आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपको लग जाएगा, पता लग जाएगा कि मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलती है, मोटिवेशन अंदर से होती है। आपके जुनून में, आपके जज्बात में, आपके सपनों में, आपके थिंकिंग में, आपकी सोच में दम होना चाहिए। और वो दम अगर आपके अंदर बना रहेगा, और आपके साथ के लोग सिर्फ आपको क्या कर सकते हैं, एक स्पार्क दे सकते हैं। बस उस स्पार्क की जरूरत है, सिर्फ उस पुश की जरूरत है। और वो पुश की वजह से मैंने कहा कि आपका प्रोफेशनल गुरु भी हो, आपका पर्सनल गुरु भी हो, जो आपको पर्सनल लाइफ को भी इम्पैक्ट कर सके, आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी हेल्प कर सके। तो गुरुज की जरूरत है, गुरुज जो है आगे लेके जाते हैं। तो साथियों, मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल होता है, एम्पैथी का बहुत बड़ा रोल आता है। अब बात आती है सोशल होने की। सोशल कनेक्ट भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है सोशल कनेक्ट। जितना जबरदस्त आपका सोशल कनेक्ट होगा, जितना आप लोगों से जुड़ाव रखेंगे, जितना आप लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे रिलेशनशिप बनाएंगे, उतना आपको उनके अनुभवों को जानने का मौका मिलेगा, उतना ये समझने का मौका मिलेगा कि वो कैसे इमोशंस को हैंडल करते हैं, उतना आपको ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जितना आप लोगों के बीच में आएंगे उतना ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, और उतना ही आपके लिए ये कारगर साबित होगा कि आप कैसे लाइफ में चल सके। साथियों, ये बहुत जरूरी है, आप समझ के चलें इसको। दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत जरूरी चीज है, और इसको समझना बेहद आवश्यक भी है कि इमोशंस अगर हमने नहीं समझे तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान, और हो रहा है, हो रहा है। इमोशंस की वजह से आप देखिए, आंकड़ा देख लीजिए, आप स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, ज्यादातर मौतें कहां से होती हैं? हार्ट अटैक से होती है ना, हार्ट अटैक से होती हैं। ज्यादातर मौतें हार्ट अटैक से होती हैं, ब्रेन हैमरेज से नहीं होती। क्यों? हर दूसरा व्यक्ति मरने वाला हार्ट अटैक की वजह से मरता है। वाई दिस इज हैपनिंग? और ये सब बातें आपको हिंदुस्तान में सुनाई देंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइंड को फीड करते रहते हैं हर वक्त। हार्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। फीलिंग्स को न समझने आता है, ना ही फीलिंग्स को हम कैसे कंट्रोल करें ये आता है, फीलिंग्स को कैसे एड्रेस करें ये भी नहीं आता। तो बहुत जरूरी है इस लिहाज से कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट बने, इमोशंस को समझें। और जब जब हम इमोशंस को समझेंगे, इमोशंस को जानेंगे, तब तब हमारे लिए आसान होगा कि हम सक्सेस की तरफ जाएं, हम सफलता की तरफ जाएं। भावनाओं की कद्र, भावनाओं को समझना, भावनाओं को एक्सप्रेस करना। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था आपको कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाव जब अंदर रह जाते हैं और बाहर नहीं निकलते तो वो अंदर जो है वो नेगेटिव आकार ले लेते हैं। ओपन माइंडेडनेस बहुत जरूरी है लाइफ में। जितना आप फ्रीडम के साथ, फ्री थिंकिंग, फ्री एक्सप्रेशन, फ्री फ्लो ऑफ थॉट्स, ये जितना आप लागू करेंगे अपनी लाइफ में, उतना आप लाइफ को समझ पाएंगे। और जितना आप लाइफ को अच्छे से समझ पाएंगे, उतना ही आपके लिए जीवन सफल होता चला जाएगा। इमोशंस भी समझते चले जाएंगे, लोगों की थिंकिंग को भी समझते चले जाएंगे, लोगों की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी, इसको ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, वो आपको हो जाएगी। आप लोगों को अच्छे से समझ पाएंगे कि उनसे कैसे रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, ये भी जान पाएंगे। यू आर राइट,
हाँ, अपनी बात कहना और रखना आना चाहिए। बिल्कुल आदिल साहब, यही चीज मैं कह रहा हूं कि जब आप कोई बात कहना चाहते हैं और वो आपके अंदर रहती है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। कभी कभी वो इतना बड़ा आकार ले लेती है, नेगेटिव फोर्स बन जाती है कि दिक्कतें आ जाती हैं। आप साथियों सोच के देखिए, सुसाइडल अटेम्प्ट्स कैसे होते हैं। सुसाइडल अटेम्प्ट्स होने के रीजंस क्या है? सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं सिर्फ इसी वजह से कि जो लोग अपनी बात को दूसरों तक रख नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, उनके साथ ऐसा होने लग जाता है और फिर ये एक दिक्कत बनती है, फिर एक ये परेशानी बन जाती है। तो सुसाइडल अटेम्प्ट्स बनने का रीजन ही यही है कि आप अपनी भावनाओं को दूसरों तक रख नहीं पा रहे हैं। ब्रॉड थिंकिंग इंस्टेड ऑफ ओवरलुकिंग। यस, थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल है साथियों। मैंने पहले भी बोला था, शेक्सपियर के कोट को रेफर किया था लास्ट सेशन में कि नथिंग इज गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। जीवन में कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं होता, हमारी सोच उसको अच्छा और बुरा बनाती है। सिर्फ हमें अपनी सोच को सही रखना पड़ेगा। अगर हम चाहें तो हम नरक में स्वर्ग और स्वर्ग में नरक बना सकते हैं। तो उस ब्रॉड लेवल की थिंकिंग दीपक जी जैसा आप मेंशन कर रहे हैं वो होना जरूरी है। साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज के सेशन में हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करी, आपको बताया इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे आप इस इंटेलिजेंस को ला सकते हैं। जो जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, मंत्रास दिए हैं, उनको फॉलो कीजिए और जब जब आप उनको फॉलो करेंगे आप इमोशंस को अच्छे से समझ पाएंगे, अपने इमोशंस को भी समझ पाएंगे, औरों के इमोशंस को भी समझ पाएंगे। और इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। आज ये एक सबसे बड़ी वीकनेस है इंडिया की, मुझे कहना चाहिए। तो इस इंडिया की सबसे बड़ी वीकनेस को हमें हटाना है। सॉरी टू मेंशन दिस बट आई नो ए पर्सन हु गिव अप विद हिज लाइफ and thought to suicide and laid down on the railway track, and then suddenly one thing came in his mind that if he does this, if I think this is great example of self motivation. Musharraf, are you pointing out towards me? Yeah Musharraf, देखिए सेल्फ मोटिवेशन का एक एग्जाम्पल है। मुशर्रफ, आई रियली एडमायर यू अ लॉट, वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स। उसको सब याद है मेरे बारे में। ही इज राइटिंग कि सर, ये मेरा ही एग्जाम्पल उसने दिया कि सर आई नो ए पर्सन, ही इज रेफरिंग टू मी, जिसने एक बार सोचा था कि लाइफ को खत्म किया जाए, लेकिन उसने ही कहा नहीं, लाइफ खत्म करके कुछ नहीं होने वाला, लाइफ खत्म करके कुछ नहीं मिलेगा। तो लाइफ खत्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लाइफ के साथ जीना जरूरी है और जीने के लिए संघर्ष करना जरूरी है और संघर्ष आपको सिखाते हैं। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटीज, शेक्सपियर ने लिखा है। मुसीबतों, जो समस्याएं हैं लाइफ में, उसका रिजल्ट जो होता है वो स्वीट होता है। दुख हमें सिखाता है, सुख हमें कमजोर कर सकता है मैं कह रहा हूं, लेकिन दुख हमें कमजोर नहीं करता। दुख हमारे अंदर मजबूती भरता है, हमारे अंदर आशा की किरण भरता है। साथियों सोच के देखिए, जब हम दुखी होते हैं तो हमारा एफर्ट लेवल कैसा होता है, और जब सुखी होते हैं तो एफर्ट लेवल कैसा होता है। जब दुखी होते हैं तो एफर्ट लेवल स्ट्रांग हो जाता है। तो सारी नेगेटिव चीजें जो हमें वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव दे देती हैं। मसला सिर्फ सोच का है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, थिंकिंग पॉजिटिव है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। और इमोशंस को समझने के लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन करना पड़ेगा, अपने को मोटिवेट करना पड़ेगा, लोगों के एक्सपीरियंसेस और अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करना पड़ेगा। अपने अंदर काइंडनेस नहीं बल्कि एम्पैथी का एलिमेंट जनरेट करना पड़ेगा, और जितना हो सके रिलेशनशिप और सोशल दायरे को बढ़ाना होगा। इससे आप जो है अपने अंदर एक पावर जनरेट करेंगे, जिसको हम पॉजिटिव पावर कहते हैं, जो आपको आपके इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को जज करने में, समझने में मदद करेगी। आप लोगों ने सेशन को अटेंड किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मिलेंगे 5 बजे फेसबुक लाइव, और कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे चर्चा होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि कोई अभी तक वो विषय सेलेक्ट नहीं हुआ है तो कल वो विषय आपके
मैं आपको उसकी जानकारी पहले दे दूंगा। तो साथियों, विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।